मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी अगली टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से वहाँ पर खेती होते थे और किस प्रकार से लोग सिंचाई करते थे। तो चोलाज के समय में मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वेयर मेड पॉसिबल थ्रूआउट न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। तो चोलाज के समय में अनेक प्रकार के डेवलपमेंट हुए एग्रीकल्चर में अनेक प्रकार के डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल कैनाल्स। तो जो कावेरी रिवर की जो ब्रांचेस थी उसको सेवरल कैनाल्स में जाके मिला दिया गया बिफोर इम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बाद में उसका जो पानी था वह बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता था। तो पहले कावेरी की जो ब्रांचेस थी उसको सेवरल कैनाल्स में मिला दिया गया, फिर वहाँ का पानी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता था। दीज कैनाल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, और जब यह कैनाल्स ओवरफ्लो हो जाते थे, जब कैनाल्स भर जाते थे तो डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। तो जो फर्टाइल सॉइल होते थे वह एक किनारे जम जाते थे, जो कि मॉइस्चर देते थे एग्रीकल्चर के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए मॉइस्चर देने का काम करते थे। पार्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो अगर चोलाज के समय में देखा जाए तो पार्टिकुलरली अगर वहाँ पर बात की जाए तो राइस की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती थी। Although agriculture had developed earlier in the past of तमिलनाडु, तो जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वह तमिलनाडु के अदर पार्ट में भी हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर भी एग्रीकल्चर जो अनेक प्रकार से डेवलप हो रहा था। In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed। तो embankment के बारे में हमें जानना होगा कि embankment क्या होता है। तो embankment मतलब होता है एक प्रकार से रोक लगा देना। जैसे जो कैनाल्स होती थी, कैनाल्स के पानी को जब रोकना होता था तो एक स्टील का कुछ होता था, तो कैनाल्स के ऊपर जब रख देते थे तो कैनाल्स का पानी जो है रुक जाता था, और जब उसे उठा लेते थे तो कैनाल्स का पानी जो है फ्लो हो जाता था। तो एम्बैंकमेंट एक तरह से रोक का काम करता था। जब चाहते थे तो एम्बैंकमेंट को हटा देते थे, जब चाहते थे तो लगा लेते थे, जिससे उनके अनुसार जो है पानी फ्लो होता था। जब चाहते थे तो फ्लो करवाते थे और जब नहीं चाहते थे तो पानी को रोक लेते थे। ओके, आगे हम देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो चोलाज के समय में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे थे उसके बारे में हमें पढ़ना है, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन उस समय था। तो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नोन एज अर। तो अब हमें अर के बारे में जानना होगा कि अर क्या होता है। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स यानी जो किसान का सेटलमेंट करना, मतलब जो किसान जो थे वह किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे या किसी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर काम करते थे। तो जब किसान जो है कहीं पर काम करते थे तो उसे ही अर कहा जाता है। मतलब एक तरह से अर जो है पीजेंट्स को ही कहा जाता है। ऐसे पीजेंट जो किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं या किसी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर काम करते हैं, इसके बदले उन्हें मंथली या एनुअल कुछ वेतन या सैलरी दी जाती है। तो ऐसे ही किसान को अर कहा जाता है। तो अर का मतलब हम एक नॉर्मली देखेंगे कि अर का मतलब किसान होता है। पीजेंट्स होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें मंथली या एनुअल कुछ इनकम दी जाती है। ओके, ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू। तो नाडू क्या होते हैं। तो जो अर होते हैं, अर जो है एक विलेज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। बहुत सारे अर या पीजेंट्स जो है एक विलेज में रहते हैं तो ये लार्ज यूनिट बनाते हैं, इसे ही नाडू कहा जाता है।
तो अर क्या मतलब, अर का मतलब एक तरह से पीजेंट्स होता है, और नाडू का मतलब जहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स एक विलेज में या एक एरिया में बहुत सारे पीजेंट्स रहते हैं तो उसे हम नाडू कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट। तो जो वेलाला कास्ट के रिच पीजेंट्स थे धनी किसान थे, वो क्या करते थे, कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू। तो नाडू के ऊपर वो कंट्रोल रखते थे। जैसे नाडू में बहुत सारे पीजेंट्स रहते थे तो उसमें जो रिच पीजेंट्स रहते थे, धनी पीजेंट्स रहते थे, वो क्या करते थे, पूरे नाडू के ऊपर उनका कंट्रोल होता था। चोलास किंग्स गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल। तो जो चोलास किंग होते थे वो कुछ लैंडलॉर्ड्स को टाइटल दिए हुए थे, जैसे मुवेंडावेलन का मतलब होता है ए वेलन और पीजेंट्स सर्विंग 3 किंग्स। तो ऐसे पीजेंट्स जो 3 राजाओं को सर्व करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मुवेंडालेन। उसके बाद है अरैयर। अरैयर का मतलब होता है चीफ, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, इन्हें सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी जाते थे। आगे हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ लैंड्स। चोलाज इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो चोलाज के समय में अनेक प्रकार के जो लैंड थी उसकी कैटेगरी बताई गई थी, उसको हमें पढ़ना है। जैसे पहली कैटेगरी है वेलन वगाई, लैंड्स ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट्स। तो नॉन ब्राह्मण्स पीजेंट्स ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं हैं उन्हें वेलन वगाई वाली ज़मीन दी जाते थे। इसके बाद है ब्रह्मदया। ब्रह्मदया का मतलब होता है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। ऐसी लैंड्स जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट दे जाते थे उन्हें ब्रह्मदया कहा जाता था। इसके बाद है सालभोग। सालभोग में क्या होता था, लैंड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल। तो यह जो लैंड्स होती थी यह स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दे जाते थे। इसके बाद है देवदाना तिरुना मत्तुकनी। देवदाना तिरुना मत्तुकनी, यह जो लैंड्स होते थे यह टेम्पल्स को गिफ्ट की जाते थे। इसके बाद है पलिचचंदम। यह लैंड्स डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। तो जो पलिचचंदम होते थे यह जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट किए जाते थे। आगे हम देखेंगे ब्राह्मण्स ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट्स आर ब्रह्मदया। तो जो ब्राह्मण्स ब्रह्मदया को रिसीव करते थे, ब्रह्मदया का मतलब होता है जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट दी जाती है लैंड्स, तो जो उसे रिसीव करते थे, एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो जो ब्राह्मण्स जो है ब्रह्मदया को रिसीव करते थे तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे लार्ज नंबर में जो ब्राह्मण थे, बहुत सारे ब्राह्मण का सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलता है, कावेरी वैली के ऊपर। तो जो ब्राह्मण्स जो है ब्रह्मदया को लेते थे, रिसीव करते थे, तो वो अपना ज़्यादातर सेटलमेंट कावेरी वैली के ऊपर बनाए, जिससे वहाँ पर लार्ज नंबर में हमें ब्राह्मण्स देखने को मिलते हैं। Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha prominent ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो जो ब्रह्मदया को लुक आफ्टर कौन करता था, एक असेंबली करते थे, एक सभा के द्वारा उन्हें ब्रह्मदया दी जाते थे और उसके प्रोविनेंट लैंड होल्डर्स होते थे। तो आगे हम देखेंगे देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ्टन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। तो जो यह डिसीजन लिया जाता था कि यह जो ब्रह्मदया किसको दी जाए, तो यह डिसीजन पता अगर किसी ब्राह्मण को दिया जाता था तो उसको रिकॉर्ड करवाया जाता था। कहाँ पर, इंस्क्रिप्शंस पर। इंस्क्रिप्शंस वह होता है जो हाथ से लिखा जाता है, या फिर वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, या फिर मंदिर के दीवारों पर इसे रिकॉर्ड करवाया जाता था।
आगे हम देखेंगे नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ। तो इसके लिए कौन एलिजिबल होता था, एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा इसके मेंबर्स को चुना जाता था। तो उसमें क्या होता था, एक पाम लीफ पर नाम लिख लिया जाता था। दिस टिकट वर पुट इनटू एन अर्दनवेयर पोट। उसको क्या किया जाता था, एक अर्दनवेयर पोट में डाल दिया जाता था। पाम लीफ पर नाम लिख के एक अर्दनवेयर पोट में उसको डाल दिया जाता था। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट। तो एक यंग बॉय से कहा जाता था उस टिकट को निकालने के लिए 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, और एक एक करके वो कमेटी में भेज दिया जाता था। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।